हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। ये मेरे कोर्स का रिकॉर्डेड सेशन है जो मैं आप सभी के लिए यूट्यूब पे लेकर आ रहा हूँ। आप ये लेक्चर को देखेंगे या फिर अगर आपने पहले ही मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ रखा है तो आप एमसीक्यू टेस्ट को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो यही होना चाहिए कि पहले आप एक टॉपिक को पढ़े, लेक्चर देखें या फिर खुद स्टडी कर ले नोट्स को, और फिर एक एमसीक्यू टेस्ट जरूर दे उस टॉपिक का। तो आप जाके मेरी वेबसाइट पे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर 50 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। एकदम अपडेटेड सेशन है, अपडेटेड टेस्ट है। अगर रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम की बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एक आधा क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है। अगर अभी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की बात करें तो आईएफएससी है जिसका एग्जामिनेशन सबसे पहले होने वाला है। तो आपके एग्जाम के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पेपर 2 है फेज 2 का, वो भी डिपेंडेंट है एक फाइनेंस के सब्जेक्ट के ऊपर। पूरा फाइनेंस अगर आपको समझ में आएगा तभी आप फेज 2 मेंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर पाएंगे। चलो, आपको कैसे टेस्ट को अटेम्प्ट करना है वो मैं बता देता हूँ। आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे CA-RamalLuthraClasses.com, फिर आपको जाना है IFSCA कोर्स के अंदर। IFSCA कोर्स के अंदर फेज 1 पेपर 2 जिसमें आपको फाइनेंस का फोल्डर दिखेगा। फाइनेंस के फोल्डर के अंदर स्पेसिफिकली एमसीक्यू टेस्ट है, जहां पर जाकर आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। अभी कल लास्ट डे आपके IFSCA एग्जाम की एप्लीकेशन को फिल करने का। अगर आपने फिल नहीं करा तो आपको जरूर भरना चाहिए इस एप्लीकेशन फॉर्म को। साथ में लास्ट डे है तो हम कुछ डिस्काउंट्स भी रन कर रहे हैं। कल तक हमारे IFSCA कोर्स के ऊपर 35% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप एनरोल करवा सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे रोकेंगे और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी रमल लूथरा क्लासेस। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस को देख रखा है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख रखा है तो आज का लेक्चर आपको थोड़ा सा इजी लगेगा। काफी सारी बातें इंटरलिंक्ड होती है जब आप फाइनेंस को पढ़ने के लिए बैठते हैं। चलो, आज की बात को स्टार्ट करते हैं। अगर फाइनेंशियल सिस्टम से बात को स्टार्ट करी जाए तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम 3 मार्केट में डिवाइडेड है। एक है मनी मार्केट, जहां पे शॉर्ट टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट्स या फिर बोरोइंग का काम चल रहा है। सर, आप एक ही लाइन के अंदर इन्वेस्टमेंट्स एंड बोरोइंग बोल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा या इन्वेस्टमेंट हो रही होगी या फिर बोरोइंग हो रही होगी। देखो, अगर फाइनेंशियल सिस्टम की बात करें तो फाइनेंशियल सिस्टम का काम ही यही है कि वो उन दो लोगों को मिलाता है। एक, जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। दूसरा, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो पैसे को बोरो करना चाहता है। अगर बैंक्स की बात करें तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बैंक्स भी तो यही काम करते हैं। आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं और जिस पार्टी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है वो बैंक से जाके लोन को ले लेता है। तो बैंक्स भी तो सेवर्स और जो बोरोवर्स है उनको मिलाने का काम करता है। तो फाइनेंशियल सिस्टम का मोटे लेवल पे यही काम है। तो बोला फाइनेंशियल सिस्टम ने, अगर आपको शॉर्ट टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट्स करनी है या फिर शॉर्ट टर्म नेचर की बोरोइंग करनी है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तभी तो कोई बोरो कर पाएगा, कोई पैसा देगा तभी तो कोई पैसा लेगा। तो इस केस में बोला, अगर शॉर्ट टर्म नेचर की बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप मनी मार्केट में जाके शॉर्ट टर्म की बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। समझ में आता है जी? एक है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में बोला गया कि अगर आपको लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट या फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग करनी है तो कैपिटल मार्केट्स में जाके आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या बोरोइंग कर सकते हैं। तीसरी मार्केट आती है, वो है फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट के अंदर फॉरेन करेंसी की डीलिंग चल रही है, फॉरेन करेंसी की बाइंग एंड सेलिंग चल रही है। अगर मनी मार्केट की बात करें तो उसको रेगुलेट करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। कैपिटल मार्केट की बात करें तो उसको रेगुलेट करने का काम सेबी के पास है। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो उसको भी रेगुलेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। सर, आपने 1000 बार ये हमें बता दिया कि मनी मार्केट को रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। क्यों बार बार आप हमें बता रहे हैं? देखो, आज थोड़ा सा एडवांस लेवल की बात हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगर हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने के लिए आए, ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? तो ये वो टूल है जिसके थ्रू शॉर्ट टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट्स या बोरोइंग कर सकते हैं। अलग अलग नाम दे रखा है कि हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म नेचर का पैसा चाहिए ना, आप इस इंस्ट्रूमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो 1 साल के लिए है, तो ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दे रखे हैं। जो भी आपका पर्पस है उस पर्पस के लिए पैसे को रेज कर सकते हैं इन इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करके। तो बस आपको ये पता होना चाहिए, पर्पस ही यही है कि आपको पता हो अगर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है तो इसके बारे में हमें जाके पढ़ाई कहां पे करनी है। अगर बात करी जाए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की तो इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पे दे रखे होंगे?
तो हर एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन डायरेक्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे दे रखे होंगे। वही जब हम कैपिटल मार्केट्स को पढ़ेंगे तो सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेबी की वेबसाइट पे दे रखे होंगे। तो बस आपको पता हो कि हाँ जी मैं किस वेबसाइट पे जाकर रेफर करूं, यही इंटेंट है आपका रेगुलेटरी बॉडी पे इतना स्ट्रेस देने का। अगर आज हम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स में जो डायरेक्शन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एज इट इज निकाल के आपको पढ़ाए जाएंगे। समझ में आती है बात? अब इनमें काफी सारी बातें अपडेट होती रहती है। आज के हिसाब से आपका जो सेशन है वो एकदम अपडेटेड है। चलो बात को स्टार्ट करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट आ गया, मनी मार्केट आ गया, साथ में फॉरेक्स मार्केट आ गया। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी मार्केट की बात करें तो प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू इशू मार्केट बोला जाता है। इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट इशू करा जा रहा है वो डायरेक्टली एंटिटी कर रही है जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है। अब इसके अंदर जो पैसा मिलेगा वो उस एंटिटी को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पब्लिक ऑफर, जब आप इनिशियल पब्लिक ऑफर में पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो वो पैसा कंपनी के खाते में जाता है। वही सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल कर रहे हैं। अगर आपने नायका के शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, आपने आईपीओ में पैसा डाला था, तो उस केस में पैसा नायका के अकाउंट में गया था। फिर उसके बाद अगर आपने 1 साल बाद 2 साल बाद उसको बेच दिया तो वो अपने सेकेंडरी मार्केट के अंदर किसी और इन्वेस्टर्स को बेचा। अगर सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग होगी, सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग का मतलब कि यार हाँ मैं आसानी से इस मार्केट में जाके इंस्ट्रूमेंट्स को बेच देता हूं, तो कहीं ना कहीं सेकेंडरी मार्केट लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है कि यार मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर मेरे को उसको रियलाइज करना है, अगर स्ट्रांग सेकेंडरी मार्केट है तो इजीली मैं उसको बेच सकता हूं। अगर सेकेंडरी मार्केट स्ट्रांग रहेगी तो कहीं ना कहीं मैं इंक्लाइंड रहूंगा यार प्राइमरी मार्केट में भी पैसा लगा दो, इजीली पैसा रियलाइज हो जाता है। प्राइमरी मार्केट में मैंने कंपनी को पैसा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे को पैसा रियलाइज करना है तो मेरे को दूसरा इन्वेस्टर इजीली मिल जाएगा। ठीक है ना? चलो फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो मनी मार्केट के बारे में बहुत डिस्कशन हो गया। शॉर्ट टर्म नेचर के फाइनेंशियल एसेट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हाईली लिक्विड होते हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी होता है। अगर इसको हम शॉर्ट टर्म की मार्केट बोलते हैं तो शॉर्ट टर्म से पीरियड का क्या मतलब है? तो यहाँ पर आप एक दिन की बोरोइंग या फिर एक दिन की इन्वेस्टमेंट से लेके 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट या फिर 1 साल तक की बोरोइंग कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट की बात करें तो वहां पर लॉन्ग टर्म नेचर की इन्वेस्टमेंट या फिर बाइंग का काम चल रहा है। अब कैपिटल मार्केट के अगर मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो उसमें इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स वगैरह आ जाते हैं। अगर आपने इक्विटी में पैसे को इन्वेस्ट करा और आपने आज सुबह शेयर्स लिए और रात को आपने वो शेयर्स को बेच दिया, तो क्या ये मनी मार्केट का पार्ट है या फिर ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है? सर मनी मार्केट के हिसाब से जो 1 साल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट्स को बेच देते हैं वो तो मनी मार्केट में आना चाहिए। तो ये हमारे हिसाब से अगर मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग करी, सुबह शेयर्स को खरीदा और शाम को बेच दिया, तो वो मनी मार्केट का पार्ट होना चाहिए। जी ऐसा नहीं है। कैपिटल मार्केट को आप जज करेंगे कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। अगर आपने इक्विटी शेयर्स को खरीदा है तो वो एक कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसीलिए उसको कैपिटल मार्केट का एक पार्ट माना जाएगा। समझ में आती है बात? चलो बात को स्टार्ट करते हैं। अब हम सीधा मनी मार्केट के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को पढ़ने वाले हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूल्स एंड रेगुलेशन दिया, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट। ओके, ये सारी बातें हम प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, फिर से डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, अगर मनी मार्केट इंस्टीट्यूशन की बात करें, जो लोग इनमें पार्ट प्ले करते हैं, ये मनी मार्केट को बनाने एंड चलाने का काम करते हैं, उनके बारे में अगर डिस्कस करें तो सबसे बड़ा मनी मार्केट का इंस्टीट्यूशन कौन है? बात करी जाए अगर आपको रिक्वायरमेंट है शॉर्ट टर्म के पैसे की, तो आप कहां पे जाएंगे? सर हम जाएंगे अपने फ्रेंड्स के पास या फिर रिलेटिव के पास। नहीं नहीं, मैं फॉर्मल सेक्टर की बात कर रहा हूं। सर फॉर्मल सेक्टर में हम बैंक के पास जाएंगे, बैंक हमें फोन करता रहता है, पर्सनल लोन ले लो, ये टॉपअप ले लो, बड़े सारे हमें फोन आते रहते हैं, शॉर्ट टर्म के नेचर का हमें लोन वो ऑफर करता है। तो बात आपकी सही है, सबसे बड़ा मनी मार्केट का इंस्टीट्यूशन है बैंक्स। आपको शॉर्ट टर्म की बोरोइंग करनी है तो आप बैंक्स के पास जाके कर सकते हैं, बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया धीरे धीरे और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स लेकर आ रहा है जिसके थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशन मनी मार्केट में आके शॉर्ट टर्म नेचर की बोरोइंग कर सकते हैं। आज हम वही पढ़ने के लिए आए। चलो बात को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी जहां पर भी नाम में लिखा गया तो मतलब ये गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट आपसे पैसा मांग रही है। ट्रेजरी बिल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, देखो गवर्नमेंट भी तो चला रही है ना हमारी कंट्री को। आप अपने लेवल पे देखो,
आपको भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। आप अपनी कंपनी के लेवल पे देखो, उसको भी अगर अपनी कंपनी को चलाना है तो उसको डे टू डे एक्सपेंस काफी ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि गवर्नमेंट को तो पूरा देश चलाना है, तो उनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उनको भी बोरोइंग करने की जरूरत पड़ सकती है। जी मिसमैच हो रहा है, पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल को इश्यू करती है और हमसे पैसा ले लेती है, हमसे पैसा उधार पे लेती है। मेरे हिसाब से सोचो, मैं कहता हूँ यार अगर टाटा ने मेरे से पैसा मांगा है तो मैं थोड़ा सा, या तो अच्छी कंपनी है, ये पैसा मेरा डुबाएगी नहीं, मेरे को पैसा वापस कर देगी, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है। वही अगर गवर्नमेंट मेरे से पैसा मांगेगी तो मेरे को कोई दिक्कत होगी। मैं कहूंगा गवर्नमेंट आप पैसा लो, आप तो सबसे सेफ इंस्टीट्यूशन हो। अगर आपसे पैसा डूब गया तो मतलब बड़ी थू थू हो जाएगी ना आपकी, तो पूरी क्या कहते हैं वर्ल्ड के अंदर कि गवर्नमेंट ने पैसा लिया और वापस नहीं करा। तो अगर देखा जाए इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के अंदर है ट्रेजरी बिल। आप देखते होंगे कि सबसे कम रिटर्न देने का काम भी ट्रेजरी बिल ही करता है, क्योंकि ये सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। यहां पर पैसा नहीं डूबने वाला, बहुत कम चांसेस है कि यहां पर पैसा आपका डूब जाए। अगर पैसा डूब गया तो मतलब वो कंट्री ही डूबने वाली है। ओके जी, चलो ट्रेजरी बिल की अगर बात करें तो इसको इशू करने का काम अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट कर रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि भाई हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अपॉइंट करा, हमारे लिए पैसे को रेज करो, लोगों से जाके पैसा मांगो। ट्रेजरी बिल को पढ़ते हैं। ट्रेजरी बिल्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो आपको समझने की जरूरत है, अगर मेरे को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो मैं अपने लेवल पे तो पैसा खुद बोलूंगा जी मेरे को दे दो, बट गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उनको किसी ना किसी एजेंसी को अपॉइंट करना पड़ेगा ना, सारा काम खुद तो नहीं कर सकते। तो बोला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सारा काम करो और पैसा हमें लाकर दे दो। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करता है और पैसा रेज करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देता है। अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट को पढ़ रखा है, आरबीआई एक्ट को पढ़ रखा है, तो वहां पर ये काम उसको दे रखा है कि गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में जो भी बोरिंग वगैरह होगी वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेगा। चलो जी, ओके। एक आपका दूसरा इंस्ट्रूमेंट आता है वो है कैश मैनेजमेंट बिल। ये भी सेम नेचर का है जो ट्रेजरी बिल्स के रिस्पेक्ट पे है, बट इसके अंदर जो डिवीजन करा गया, ये नाम जो डिफरेंट रखा गया वो उस पर्सपेक्टिव से रखा गया। अगर ट्रेजरी बिल इशू करे जा रहे हैं 90 डेज की मेच्योरिटी तक, मतलब 90 दिन के अंदर पैसा वापस कर देंगे, गवर्नमेंट ने आपसे 90 दिन के लिए पैसा मांगा, फिर वो आपको पैसा वापस कर देंगे रिटर्न के साथ, तो उसको बोला जाता है कैश मैनेजमेंट बिल। शॉर्ट टर्म नेचर का ना, शॉर्ट से भी शॉर्ट हो गया। अगर मनी मार्केट की बात करें तो वहां पर 1 साल तक हम इन्वेस्टमेंट या फिर बोरोइंग कर रहे थे, वही बोला अगर उससे भी शॉर्ट कर दे, 90 डेज का कर दे, तो उसको नाम दे दिया गया कैश मैनेजमेंट बिल विद रिस्पेक्ट टू ट्रेजरी बिल। अगर ट्रेजरी बिल बोलना चाहते हैं, आपने ट्रेजरी बिल में इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो जनरली जनरली क्या हमेशा 91 डेज या फिर उससे ज्यादा की होगी, अप टू 1 ईयर। समझ में आती है बात? चलो जी, कैश मैनेजमेंट बिल को पढ़ते हैं। कैश मैनेजमेंट बिल आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट टू मीट टेम्परेरी मिसमैच। ये क्यों इशू करा जा रहा है? गवर्नमेंट का मिसमैच हो गया, गवर्नमेंट के पास कैश नहीं है, कह रहे जी हमें दे दो कैश, लोगों से बोल थोड़ा सा कैश दे दो, हमें पूरी कंट्री को चलाना है। कैश मैनेजमेंट बिल्स आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स टू मीट टेम्परेरी मिसमैच इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये आप इशू नहीं कर सकते जी, रमन लूथरा का ट्रेजरी बिल है, नहीं, वो गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, द कैश मैनेजमेंट बिल्स हैव द जेनरिक कैरेक्टर ऑफ टी बिल्स। कैश मैनेजमेंट बिल और कुछ नहीं, वो ट्रेजरी बिल ही है, बस इसका नाम डिफरेंट कर रखा है। किस रिस्पेक्ट में कि आपको आइडिया लग जाए कि यहां पर जो पैसा रेज करा जा रहा है वो लेस देन 91 डेज का है, मतलब 90 डेज तक का है। ओके जी, चलो अब हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। आप गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट को पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट बना रही है। तो अगर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, गवर्नमेंट कह रही है हमें पैसा चाहिए, हमें काम करना है, तो हम एलिजिबल सबको कर देंगे, जो पैसा देना चाहता है दो, हमें तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, हमें देश चलाना है। तो एलिजिबिलिटी के बारे में देखेंगे। इशू करने वाली पार्टी कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उसके ब्याह पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा है, पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है। वही अगर इसमें इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी सबको अलाउ कर दो, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट करो, सारे के सारे हमें पैसा दो। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, ट्रेजरी बिल्स कैन बी परचेज्ड बाय एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। भाई हमारा नाम आ रहा है, हमारा नाम आ रहा है, खुश है, ठीक है, इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट। बोला स्टेट गवर्नमेंट आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्म्स, कंपनीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, रिटेल इन्वेस्टर, नॉन रेजिडेंट इंडियन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर।
तो यहाँ पर मोटा मोटा सबको अलाउ कर दिया गया कि आप गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला हाँ जी हमें तो पैसे की रिक्वायरमेंट है, दो हमें। चलो, ये किस फॉर्म में इशू करा जाता है? तो एक ये प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में इशू करा जाता है। ये प्रॉमिसरी नोट क्या होते हैं जी? इस पर्टिकुलर डे पे मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि इतने पैसे दूंगा। ट्रेजरी बिल है, 1 साल का है, तो मैं आपको 364 डेज के बाद मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, फॉर्म्स की बात करेंगे। द बिल्स विल बी इशूड इन फॉर्म ऑफ promissory note to the subsidiary journal ledger of Reserve Bank of India depository account। ये सब्सिडरी जर्नल लेजर जो अकाउंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। अगर बात करें, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप डायरेक्टली सब्सिडरी जनरल लेजर अकाउंट नहीं खोल सकते, वो कोई बैंक्स खोलते हैं। अगर आपको खोलना है मतलब आपको गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में डीलिंग करनी है, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो यहाँ पर रिटेल डायरेक्ट स्कीम एक आई थी जिसके अंदर अलाउ कर दिया गया था कि रिटेल इन्वेस्टर्स भी डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर। तो उस केस के अंदर आपको एक ओपन कराना पड़ता है रिटेल डायरेक्ट का गिल्ट अकाउंट होता है, GILT अकाउंट, जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट पे खोला जाता है। तो ये कौन खोलता है? तो बैंक्स के पास आप जाएंगे, बैंक्स एक सब्सिडरी लेजर जर्नल लेजर अकाउंट खोलते हैं। अगर वो आपके लिए कोई अकाउंट खोलेंगे तो उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट। अगर एक बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अकाउंट खोलता है इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए तो उसको सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट बोलते हैं। वही अगर वो बैंक आगे सर्विसेज दे रहा है तो वो खोलेगा कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सिडरी जर्नल लेजर अकाउंट। समझ में आते बात? चलो ओके। अब मिनिमम अमाउंट्स ऑफ बिड, यहाँ पर अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर आ रही है तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी ना, वो आगे और भी रेगुलेशंस बता रही है कि यहाँ पर हम 10,000 से कम पैसा नहीं लेंगे, 10,000 या 10,000 के मल्टीपल्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप आईपीओ वगैरह में इन्वेस्ट करते हो तो वहां पर भी तो वो बताते हैं जी हम 500 रुपए लेंगे मिनिमम, इससे कम नहीं लेंगे, एक शेयर का 500 लेंगे। ऐसे ही ट्रेजरी बिल के अंदर बोला गया कि मिनिमम अमाउंट ऑफ बिड आएगी 10,000 के या फिर उसके लॉट के अंदर। टी बिल की बात करें, अगर आप इसके गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर सिर्फ एक बात बोल रखी है कि 1 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में तो आप ट्रेजरी बिल को इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेजरी बिल को परचेज कर सकते हैं। ये जो डिवीजन करा गया डेज का वो वैसे ही कर दिया गया, मतलब इसके बारे में कोई लॉ नहीं है, इसके बारे में कोई मतलब गाइडलाइंस नहीं है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करा कि यार 91 डेज का हम ट्रेजरी बिल को इशू कर सकते हैं, 182 डेज का इशू कर सकते हैं या फिर 364 डेज का कर सकते हैं। इसके बारे में कोई स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, ये डिविजन्स के बारे में। वही अगर कैश मैनेजमेंट बिल की बात करें तो ये लेस देन 91 डेज के लिए इशू होते हैं। चलो, अवेलेबिलिटी की बात करें, अब आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान आना चाहिए, अगर मैं पैसे को इन्वेस्ट करूं प्राइमरी मार्केट के अंदर तो ये पैसा सीधा गवर्नमेंट के खाते में जा रहा है। वही अगर मैं सेकेंडरी मार्केट में ये पैसे को रियलाइज करना चाहता हूँ, परचेज करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्टली इन्वेस्टर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सेकेंडरी मार्केट का स्ट्रांग होना भी जरूरी है, दिमाग में आना चाहिए इसकी प्राइमरी मार्केट का है, इसकी सेकेंडरी मार्केट का है। चलो, अवेलेबिलिटी की बात करें तो ट्रेजरी बिल अवेलेबल है प्राइमरी मार्केट में भी, सेकेंडरी मार्केट में भी। प्राइमरी मार्केट तो हमें समझ में आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑक्शन कराएगी, हम इन्वेस्ट करेंगे, अगर हमें मिल गया तो पैसा जी हमारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होगी। सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो एक सेकेंडरी मार्केट भी बनाएगी इसके रिस्पेक्ट में, जो कि है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, NDSOM। NDSOM NDSOM तो इसको मेंटेन करने का काम क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके रिस्पेक्ट में कुछ सब्सिडीज बना रखी है जो इस पोर्टल को चलाने का काम करती है। अगर इस पोर्टल की ओनरशिप की बात करें तो इस पोर्टल को ओन करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही। चलो, सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहां पर बोला गया अगर आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ओवर द काउंटर फोन पे आपस में बात करके भी बेच सकते हैं। अगर आपने ऐसा करा, आपने अपने फ्रेंड को बेच दी कि यार मेरे पास सिक्योरिटी बड़ी है, तू खरीदना चाहता है, बेच दी, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसको इस प्लेटफॉर्म पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, गवर्नमेंट को, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर रेगुलेट करना है तो उसके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको डालनी पड़ेगी। अगर आपने बेच दिया, परचेज करा, तो NDSOM के प्लेटफॉर्म में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अगर कोई ओवर द काउंटर डीलिंग हुई है। चलो, ऐसी NDSOM वेब है, स्टॉक एक्सचेंज है, इसको आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्ट करवा सकते हैं। अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराना है तो इसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होगा। चलो, अगला हम इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे जो कि है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अब ये कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी हमारे लिए नहीं बने, ये बैंक्स के लिए बने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए बने हैं।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वर्किंग के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफी रेगुलेशंस लगा रखे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कुछ पैसे को CRR के फॉर्म में हमारे पास डिपॉजिट कराओ, कुछ पैसे को लिक्विड फॉर्म में अपने पास रखो, SLR के फॉर्म में रखो। फिर बैंक्स को आपस में भी कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट्स रहती है, तो इसके लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के डीलिंग के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पैसे के रिक्वायरमेंट के लिए इन इंस्ट्रूमेंट्स को बनाया गया, जो कि है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। अगर कॉल मनी की बात करें तो यहाँ पर बोरोइंग एंड लेंडिंग कर रहे हैं ओवरनाइट बेसिस पे एक दिन के लिए। आप समझो, आप तो एक दिन की बोरोइंग नहीं करते ना, आप एक दिन में क्या क्यों बोरो करोगे? वही अगर बैंक्स के पर्सपेक्टिव से सोचो, क्योंकि इतनी रेशियोज मेंटेन करनी पड़ती है, इतने पैसे को अपने पास हैंडी रखना पड़ता है, तो बैंक के केस के अंदर एक दिन के पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो इसलिए बैंक ही इसमें डील करता है। कॉल मनी के अंदर ओवरनाइट बेसिस पे पैसे को बोरो करा जाता है या फिर इन्वेस्ट करा जाता है, ठीक है, मतलब इन्वेस्ट नहीं, लेंडिंग बोलना चाहिए, ठीक है। नोटिस मनी की बात करें तो यहाँ पर कितने टाइम के लिए काम चल रहा है? 2 डेज से लेके 14 डेज तक की लेंडिंग या फिर बोरोइंग चल रही है। टर्म मनी की बात करें तो वो एक्सीडिंग 14 डेज से लेके अप टू 1 ईयर, 1 ईयर तो आपको पता होना चाहिए। ओके, अंडर कॉल मनी मार्केट फंड्स आर ट्रांजैक्टेड ऑन ओवरनाइट बेसिस। नोटिस मनी के अंदर 2 डेज से लेके 14 डेज, बात रिपीट होगी। चलो, पार्टिसिपेंट्स की बात करें, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर। अब मैं क्या अपना एक कॉल मनी रेज कर सकता हूं? मैं फोन करके बोल रहा हूं हाँ जी मेरे को एक दिन के लिए पैसे दे दो, तो नहीं, हमें अलाउ नहीं करा गया। एज अ कंपनी में अगर बात करूं तो हमें अलाउ थोड़ा ना करा है। ये किसको अलाउ करा गया? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर प्राइमरी डीलर्स को यही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। स्पेसिफिकली एक्सक्लूड करा गया लोकल एरिया बैंक्स के बारे में। अब हम प्रीवियस सेशंस के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि पेमेंट्स बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRB, कोऑपरेटिव बैंक ये आपस में कैसे अलग है, ठीक है जी। तो वो पहले का सेशन का यही पर्पस था। यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक को रिसेंटली, मतलब अगर इन सबसे कंपेयर करें तो कोऑपरेटिव बैंक लेटेस्ट एडिशन है इन पार्टीज के ऊपर, एलिजिबल पार्टीज के ऊपर। पहले कोऑपरेटिव बैंक को अलाउ नहीं था कि आप नोटिस मनी, कॉल मनी से पैसे को रेज कर सकते हैं। चलो, अब अगर आपको बोरोइंग करनी है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन इंस्टीट्यूशन को बोला कि हम कुछ लिमिट लगा रहे हैं आपके ऊपर। आप बोरोइंग करेंगे तो हम एक लिमिट सेट कर रहे हैं कि इससे ज्यादा आप बोरो नहीं कर सकते। इसको प्रूडेंशियल लिमिट बोला जाता है। ये क्यों करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? एक रिस्क को कम करने के लिए। यार आपके पास खुद इतना पैसा नहीं है, आप खुद इतने बड़े मालिक नहीं है जितना आपने इस मार्केट के अंदर पैसे को बोरो कर लिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है यार मेरे बैंक्स ज्यादा बोरोइंग ना कर ले, कहीं ये दिक्कत में ना आ जाए आगे जाके, तो हम एक लिमिट लगा देते हैं इनकी बोरोइंग के ऊपर। चलो पढ़ेंगे, प्रूडेंशियल लिमिट फॉर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग ट्रांजेक्शन। आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर सिर्फ बोरोइंग की ट्रांजेक्शन की बात चल रही है। प्रूडेंशियल लिमिट्स की अगर बात करें तो बोरिंग पे लगा जाती है, आपके इन्वेस्टमेंट पर थोड़ी ना कोई प्रूडेंशियल लिमिट लगेगी, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर अलग डायरेक्शन, अलग रेगुलेशन होते हैं। चलो, वहां पर अगर बात करें तो बैंक्स में हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग वगैरह के कुछ क्राइटेरियाज लेकर आए जाते हैं। चलो, हम बोरोइंग के बारे में पढ़ने वाले। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे क्या लिमिट लगाई गई? तो पहले शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक पे लिमिट होती थी, बट उसको हटा लिया गया। बोला शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, ये बड़े बैंक हैं, बोला आप इंटरनली लिमिट को सेट कर लें। कॉल मनी एंड नोटिस मनी के रिस्पेक्ट में बोला गया, कॉल मनी, टर्म मनी, इंटरनल बोर्ड अप्रूवल लिमिट्स होगी विद इन द प्रूडेंशियल लिमिट फॉर द इंटर बैंक लाइबिलिटी। अगर बात करें एक इंटर बैंक लाइबिलिटीज के रिस्पेक्ट में रेगुलेशन है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेकर आता है, तो बोला इसके अंदर रह के आप कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी के ऊपर एक जो उसका बोर्ड है, बैंक का बोर्ड है, वो लिमिट्स को लगाएगा, वो खुद बताएगा कि क्या लिमिट्स है, ठीक है जी। तो एज सच एक बैंक के कैपिटल फंड्स के रिस्पेक्ट में मैक्सिमम कितना बोरिंग हो सकता है, वैसी कोई लिमिट यहां पर नहीं लगाई गई, ठीक है ना। एक बड़ी डायरेक्शन है, एक बड़ी रेगुलेशन है, जहां पर इंटर बैंक लाइबिलिटीज हो कितनी सकती है, उस लिमिट के अंदर रह के आप एक लिमिट सेट करेंगे कि कॉल मनी, टर्म मनी, नोटिस मनी में एक बैंक कितनी बोरोइंग कर सकता है, ठीक है ना। ओके, टर्म मनी की बात करें तो सेम बात कि इंटरनली बोर्ड अप्रूव करेगा कि कितनी बोरिंग हो सकती है टर्म मनी के रिस्पेक्ट में। तो ये रिसेंटली शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को यहाँ की स्पेसिफिक लिमिट से हटाया गया, बोला गया आपका बोर्ड बड़ा है, वो खुद डिसाइड कर लेगा। सेकंड पार्टी आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक को बोला आप अभी भी छोटे हो, आपकी लिमिट हम बता रहे हैं। तो कॉल मनी, नोटिस मनी के रिस्पेक्ट में बोला कि आप 100% ऑफ कैपिटल फंड्स, जो भी आपके कैपिटल फंड्स हैं उसके 100% तक आप बोरोइंग कर सकते हैं ऑन अ डेली एवरेज बेसिस।
अब ये निकाला कब जाएगा, तो कह रहे 14 डेज के अंदर रिपोर्टिंग होगी, जो डेली एवरेज रहेगा 14 डेज यहाँ पे लिखे, और डेली इसका एवरेज करा गया 14 डेज का एवरेज करा गया, तो आपके कैपिटल फंड से 100% से ज्यादा ये नहीं होनी चाहिए। जितना आपके कैपिटल फंड है ना, उसके 100% तक आप बोरोइंग कर सकते हैं। अच्छा, ये एवरेज करा गया, तो मतलब किसी दिन में ज्यादा भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। किसी दिन में 110% चला गया, किसी दिन में 90% चला गया। तो बोला हर एक दिन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी बोरोइंग 125% से ज्यादा हो जाए। तो दिन की भी लिमिट लगाई गई, बोला गया 100% तो एवरेज है, रिपोर्टिंग फोर्टनाइट बेसिस पे, और हर एक दिन की स्पेसिफिक लिमिट है 125% ऑफ कैपिटल फंड्स ऑन एनी गिवन डे। ओके जी, तो एक दिन की लिमिट, अगर एक दिन में किसी भी हालत में 125% ऑफ कैपिटल फंड से ज्यादा की आपकी बोरोइंग नहीं होनी चाहिए इस कॉल मार्केट, मनी मार्केट, जो कॉल मार्केट, नोटिस एंड टर्म मार्केट के अंदर। ओके जी, चलो पेमेंट्स बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक के बारे में बोला कि आपको भी 100% कैपिटल फंड से ज्यादा बोरो नहीं कर सकते, जो रिपोर्टिंग होगी ओवर फोर्टनाइट बेसिस पे, और 125% ऑन एनी गिवन डे, 125% ऑफ कैपिटल फंड्स। कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर एक लिमिट अलग तरीके से लगाई गई, जो कि है कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी। अच्छा, यहाँ पर कॉल मनी, नोटिस मनी एंड टर्म मनी के तीनों के रिस्पेक्ट में बात कर रखी है। वही अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो टर्म मनी के अंदर यहाँ पर भी बोला गया, आजादी दी गई कि आपका बोर्ड अप्रूव कर लेगा। एक साल की लाइबिलिटी है ना, यहाँ पे एक साल की लाइबिलिटी है, तो इसमें बोर्ड को पावर दे दी गई। पेमेंट्स बैंक, आरआरबी फिर भी थोड़े से नीचे लेवल के बैंक है, तो बोला आपका तो हम टर्म मनी के रिस्पेक्ट में भी रेगुलेशन लेकर आ रहे हैं, एक क्या कहते हैं प्रूडेंशियल लिमिट लगा रहे हैं, जो कि 100% कैपिटल फंड, जो कि फोर्टनाइट बेसिस पे रहेगा, वही 125% है ऑन एनी गिवन डे। चलो कोऑपरेटिव बैंक की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी के रिस्पेक्ट में बोला कि आप 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स पिछले साल तक के जो थे आपके एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उससे ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। जो भी आपके डिपॉजिट्स है उसके 2% ज्यादा बोरोइंग नहीं कर सकते। प्राइमरी डीलर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर नेट ओन फंड्स का एक क्राइटेरिया आता है, तो प्राइमरी डीलर्स को बोला कि कॉल मनी एंड नोटिस मनी के अंदर आप 225% ऑफ नेट ओन फंड्स एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर ऑन डेली एवरेज बेसिस, जो फोर्टनाइट पे रिपोर्टिंग होगी, जो आपका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वहां पे जो आपके नेट ओन फंड्स है उसका 225% तक आप कॉल एंड नोटिस मनी में पैसे को बोरो कर सकते हैं। वही टर्म मनी की बात करें तो वहां पर बोला कि किसी भी दिन के अंदर 225% ऑफ नेट ओन फंड एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, जो भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपकी बैलेंस शीट एंड हुई उसका 225% तक आप टर्म मनी के रिस्पेक्ट में भी बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। यहाँ पर फोर्टनाइट की रिपोर्टिंग की बात नहीं आई, कॉल मनी या नोटिस मनी के अंदर डेली एवरेज की बात करेंगे, जो कि रहेगा फोर्टनाइट रिपोर्टिंग होगी, उसके डेली एवरेज के अंदर 225% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ओके, चलो जनरल गाइडलाइंस की अगर बात करेंगे तो कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पार्ट प्ले कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस और भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि आपकी मर्जी, आप अपने आप डिसाइड करो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करना है, जिसको लेंड करना है, जिसको बोरो करना है, वो अपने आप डिसाइड करेंगे। जनरली जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा होता है उसी के हिसाब से डिसाइडेड होता है। ऐसा नहीं है कोई एग्जॉर्बिटेंट रेट को चार्ज कर लेगा, कोई देगा भी नहीं। ओके, ट्रेडिंग एवेन्यूज की बात करें तो यहाँ पर आप ओवर द काउंटर भी डीलिंग कर सकते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक को फोन कर रहा है, यार पैसे की रिक्वायरमेंट है, भेजना जरा मेरे को, क्या कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, नहीं तो वो बैठ जाएगी, कमेटी बैठ जाएगी मेरे ऊपर, कुछ क्या कहते हैं इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए आ जाएंगे, उन्होंने बोल रखा है मेरे को कुछ पैसा मेंटेन करना है अपने पास, तो फोन करके मंगवा रहा है, भेज दे यार। चलो, तो ये ओवर द काउंटर भी डीलिंग हो सकती है। साथ में इसमें एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म है। ऊपर हमने जो पढ़ा था वो एनडीएस ओएम था, जो ट्रेजरी बिल्स के रिस्पेक्ट में चल रहा था, तो यहाँ पर आपको इजी रहेगा समझने में। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, इसका जो प्लेटफॉर्म है उसके नाम में ही कॉल डाल दिया, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम कॉल का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर डीलिंग्स हो सकती हैं, आपको इस प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ओवर द काउंटर भी कर रहे हैं तो एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे कि हाँ जी मैंने नोटिस मनी, टर्म मनी या फिर कॉल मनी के अंदर पैसे को रेस करा है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट करना है, उसके पास इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। ओके, मार्केट टाइमिंग्स की बात करें तो यहाँ पर जो ट्रेड करने का या फिर बोरोइंग एंड लेंडिंग करने का टाइम है वो है 9 AM टू 5 PM। ओके, मार्केट प्रैक्टिस की बात करेंगे तो ये आपका जो सेकेंडरी मार्केट प्रैक्टिस मेथोडोलॉजी है, डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक
इंस्टीट्यूशन है जो बताएगा उसको आपको मानना पड़ेगा, वो है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये बैंक्स, अलग अलग बैंक्स में मिलकर ही बना रखा है, एक प्रोफेशनली मैनेज इंस्टीट्यूशन है। तो ये आपको बताएगा किस तरीके से आपकी डीलिंग्स वगैरह होंगी, इसके जो भी इन्होंने आपको गाइडलाइंस दे रखे हैं उस तरीके से डीलिंग्स वगैरह करी जाएंगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस तो मान्य है, उसके अंदर कैसे एक्चुअल में डीलिंग चलेगी उसको प्रिस्क्राइब करेगा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ओके, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके आपको बताएगा। ओके, कैंसिलेशन एंड टर्मिनेशन। अगर कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी पे अपने पैसे को रेज कर लिया तो जनरली वो कैंसिल नहीं होता, बट कैंसिल हो भी सकता है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेंगी। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एनडीएस कॉल के आपके प्लेटफॉर्म पे जाके बताना पड़ेगा हाँ जी कैंसिल हो गया। अ कॉल, नोटिस, टर्म मनी ट्रांजेक्शन नॉर्मली कैंसिल नहीं होती। A notice and term money transaction can be terminated before maturity at a mutually agreed price। जी हाँ जी ठीक है, हम कर लेते हैं यार, पैसे की रिक्वायरमेंट थी अब नहीं है, जरा कैंसिल कर देते हैं इसको। ओके, एनी कैंसिलेशन और टर्मिनेशन ऑफ कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी ट्रांजेक्शन शैल बी रिपोर्टेड। इसको रिपोर्ट करना जरूरी है। कौन से प्लेटफॉर्म पे? एनडीएस कॉल। अब हम रिपोर्टिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कब रिपोर्ट करना है, कितने टाइम के अंदर रिपोर्ट करना है? तो टाइम फ्रेम जो था वो बहुत कम दिया गया, बोला गया ऑल कॉल, नोटिस, टर्म मनी ट्रांजेक्शन अदर देन दोज एग्जीक्यूटेड ऑन एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म। अगर आप एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली जा रही है। वहीं अगर आप एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे तो उस केस में बोला आपको विद इन 15 मिनट्स ऑफ एग्जीक्यूशन रिपोर्ट करना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके जी, ठीक है जी। ओके, बाय बोथ काउंटर पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसर्न। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चल रहा है तो वो भी एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रिपोर्ट करेगा। ओके, अ कॉल, नोटिस, टर्म मनी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड ऑन एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म, उसको आपको सेपरेटली रिपोर्ट नहीं करना, वो इन्फॉर्मेशन तो है ही गवर्नमेंट के पास। ओके, एनी कैंसिलेशन और टर्मिनेशन, अगर कोई कैंसिलेशन या टर्मिनेशन होता है वो भी विद इन 15 मिनट्स आपको एनडीएस कॉल प्लेटफॉर्म पे रिपोर्ट करना है। अगर कोई मिस रिपोर्टिंग वगैरह हो जाती है, डबल मल्टीपल रिपोर्टिंग वगैरह हो जाती है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है क्लियर डीलिंग सिस्टम लिमिटेड को। क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड है ये, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में ध्यान रखते हैं, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट का काम करती है। ये सीसीआईएल की सब्सिडरी ही है, क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड। ये गवर्नमेंट के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मैनेज करने का काम करती है, जैसे कि एनडीएस ओएम, एनडीएस कॉल, या फिर ये खुद के भी इसने कुछ प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं जहां पर डीलिंग वगैरह चल रही है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के रिस्पेक्ट में। ओके जी, ओके जी। कोई भी मिस रिपोर्टिंग वगैरह है तो आपको उसको क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम लिमिटेड को बताना है। साथ ही साथ आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी बताना है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट को। ओके जी, फाइनेंशियल मार्केट जो पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हम मनी मार्केट पढ़ रहे हैं। ओके, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर बात करें, एनडीएस कॉल की सिर्फ स्पेसिफिकली बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म है। हम यहाँ पे कोड डालते हैं, हाँ जी हमें चाहिए बोरोइंग करनी है, हम बोरोइंग करना चाहते हैं, हम इतनी बोरोइंग करना चाहते हैं इतने रेट के हिसाब से, तो कोड वगैरह मांगते हैं यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्वेस्ट फॉर कोड प्लेटफॉर्म है जिसको ओन करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड मैनेज बाय क्लियर कॉप। क्लियर कॉप ये डीलिंग सिस्टम लिमिटेड, ओके, फॉर डीलिंग इन कॉल, नोटिस एंड टर्म मनी। चलो, अब आपका आता है अगला इंस्ट्रूमेंट जो कि है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसको समझेंगे। डिपॉजिट का नाम से समझ में आ रहा है कि इसके अंदर भी बैंक्स के अलावा कोई पैसा रेज नहीं कर सकेगा। डिपॉजिट का वर्ड यूज है, तो यहां पर क्या बोला कि अगर आपके पास आपने पैसा लिया डिपॉजिट्स के फॉर्म के अंदर तो आप एक सर्टिफिकेट को इश्यू कर देंगे, और जो सर्टिफिकेट अगर मेरे को मिल गया तो मैं सर्टिफिकेट को भी मार्केट में सेल ऑफ कर सकता हूं। यहाँ पर मैंने पैसे को डिपॉजिट करा और आपने मेरे को एक सर्टिफिकेट दे दिया, उस सर्टिफिकेट से अगर मेरे को पैसे को रिलाइज करना है, मैंने आपको तो दे रखा है, तो इस सर्टिफिकेट को मैं मार्केट में जाके सेल ऑफ कर सकता हूं। चलिए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये भी नेगोशिएबल, मैं बेच सकता हूं सेकेंडरी मार्केट के अंदर, नेगोशिएबल है, मैं नेगोशिएट कर सकता हूं। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, याद करेंगे मनी मार्केट जनरली अनसिक्योर्ड ही रहता है, यहां पर कोई भी साथ में सिक्योरिटी अटैच नहीं करी जाती। ये अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, इश्यूड बाय, याद करेंगे एक बैंक इश्यू कर सकता है, मैं नहीं दे सकता, मैं अपने लेवल पे थोड़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे सकता हूं। ठीक है, ये एज अ यूजांस प्रोमिसरी नोट इश्यू होगा। प्रोमिसरी नोट हमें पता है, हमने लिख दिया कि कुछ दिन के बाद हम आपको प्रॉमिस करते हैं इतना पैसा देंगे। यूजांस की बात करें तो यूजांस का मतलब है कुछ पीरियड का। एक प्रॉमिसरी नोट होता है साइट के बारे में, कि अगर मैंने वो प्रॉमिसरी नोट आपको दे दिया
तो विद इन कुछ पीरियड ऑफ टाइम आपको पेमेंट्स करनी पड़ेंगी। वहीं यूजांस प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो यहाँ पर लिखा जाता है कि आप 180 दिन के बाद आना, आप 360 दिन के बाद आना, जो भी यूजांस, जो भी पीरियड आपने डिसाइड करा कि उस दिन के बाद आना, आप अपने पैसे को ले जाना। अगर मैं यहाँ पे बोरोइंग कर रहा हूँ, मैंने फॉर एग्जाम्पल 98 रुपीज बोरो किए, मैंने बोला हाँ जी आप 4-5 महीने के बाद आना और 100 रुपीज को ले जाना। यही बात होती है, ऐसी काम चलता है। ओके, तो ये एक प्रॉमिसरी नोट के फॉर्म में आपको एक सर्टिफिकेट देंगे, हाँ जी ये प्रॉमिसरी नोट है, हम आपको पैसा देंगे कुछ टाइम के बाद। ओके, मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है? 1 साल तक का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में 1 साल तक का हो सकता है। एलिजिबल इश्यूअर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बैंक ही अलाउड है। बैंक के साथ साथ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सिर्फ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि सिडबी, नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी एंड एनएबीएफआईडी है, उनको भी अलाउ करा गया। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। आपको इस पॉइंट से क्वेश्चन आने के काफी हाई चांसेस हैं कि किनको अलाउ नहीं कर रखा। तो अगर क्वेश्चन आता है क्या एक कोऑपरेटिव बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू कर सकता है, तो आंसर है नहीं। ओके, एलिजिबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पर सबको अलाउ करा गया जो रेजिडेंट है इन इंडिया। तो अगर एनआरआई की बात करें तो उनको नहीं अलाउ करा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया उनको अलाउ नहीं करा, ऐसी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स उनको भी अलाउ नहीं कर रखा। ओके, टर्म की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है, बोला कि मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम अप टू 1 ईयर इशू हो सकता है। इसके रिस्पेक्ट में जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके अलग गाइडलाइंस है। वैसे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने एक पॉइंट आपके सामने रख दिया है। हर एक टर्म ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंट है। अगर वहां पे बात करें तो इनको अलाउ कर रखा है कि 1 साल से लेकर 3 साल तक के पैसे को रेज कर सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो, टर्म की बात करेंगे आपके एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ पर 7 डेज टू 1 ईयर हो गया। डिनोमिनेशंस की बात करेंगे तो मिनिमम पैसा जो रेज करा जा सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो करी जा सकती है वो है 5 लाख, और ये 5 लाख से मल्टीपल में होगा। ओके, चलो, सर्टिफिकेट ऑफ जो डिपॉजिट्स है वो इश्यू होगा डी मैट फॉर्म के अंदर। अब डी मैट फॉर्म है तो कोई डिपॉजिटरी इन्वॉल्व होगा जो आपको डीमेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर वो वाले पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स को इश्यू करेगा। और ये डिपॉजिटरी रजिस्टर कहाँ पे होते हैं? तो वो होते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास। ओके, डिस्काउंट एंड कूपन रेट की बात करेंगे। अच्छा, ये सारी बातें चाहे डिपॉजिटरी हो, ये सारे डीमैट फॉर्म हो, ये हम डिस्कस करके आ चुके हैं। चलो, डिस्काउंट रेट या कूपन रेट। अब जो सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट है वो किस तरीके से इश्यू हो सकते हैं? एक तरीका है कि आप उसको डिस्काउंट पे इश्यू करें एंड फेस वैल्यू पर रिडीम कर ले। इसका एग्जाम्पल क्या है? आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू करा 95 रुपीज का, ये उसकी डिस्काउंट वैल्यू है और इसका फेस वैल्यू है 100। इसको आप रिडीम कर ले, पैसा वापस कर दे 100 रुपीज, ये डिस्काउंट टू फेस वैल्यू बोला जाता है। या फिर इसको अलग तरीके से भी आप इश्यू कर सकते हैं, जो कि है आप फिक्स्ड रेट दे दे। आप 100 का 100 पे ही इशू करें और बोलेंगे इस पे मैं 6% आपको इंटरेस्ट दूंगा। या फिर आप बोल दे कि 100 रुपीज का है, मैं आपको इस पे फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट दूंगा। अगर फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट है तो किसी ना किसी एक बेंचमार्क से वो रेट डिराइव हो रहा है, तो यहाँ पर बेंचमार्क के बारे में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई बात बोलनी चाहिए। चलो देखते हैं क्या बोला गया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में बात करें तो इसको आप डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पे इशू कर सकते हैं। साथ ही साथ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में बी इशूड ऑन फिक्स्ड फ्लोटिंग रेट बेसिस। फ्लोटिंग प्रोवाइडेड इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग रेट। अगर फ्लोटिंग रेट की स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बेंचमार्क की बात करनी पड़ेगी। तो बोला इंटरेस्ट रेट ऑन फ्लोटिंग रेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट is reset at the periodic rate agreed at the time of issue and is linked to a benchmark। उस बेंचमार्क से लिंक्ड है जो पब्लिश करा जाता है बाय अ फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर को लाइसेंस देने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई करेगा, हाँ जी आप बेंचमार्क बताएंगे, आप जो रेट बताएंगे वो पूरी पूरी मार्केट मानेगी। या फिर और अप्रूव्ड बाय साथ ही साथ फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट या डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसकी बात को भी आप मान सकते हैं। अगर फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो फिबिल करके है, फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको लाइसेंस दे रखा है कि अलग अलग बेंचमार्क के रेट्स को कंप्यूट करेंगे एंड ये इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे। चलो, इसकी सेकेंडरी मार्केट की बात करें जी, इश्यू तो कर दिया बैंक ने, बैंक के पास पैसा चला गया। अगर मैंने इन्वेस्ट करा और मैं इसको बेचना चाहता हूं, अपने पैसे को रियलाइज करना चाहता हूं, किसी इन्वेस्टर्स को बेचना चाहता हूं, तो मैं कहां जाऊंगा? तो बोला गया
कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप ओवर द काउंटर भी बेच सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है उस पर भी बेच सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेच सकते हैं, जो कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव करेगा। अब देखो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार यहाँ पर ओवर द काउंटर की बात चल रही है, तो यहाँ पर कोई ना कोई प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी होना चाहिए जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जानी चाहिए। चलो सेटलमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर सेटलमेंट के लिए बोला गया कि जिस दिन आप बेचते हैं, जिस दिन परचेस करते हैं, तो ये T+0 उसी दिन ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को ट्रांसफर कर दे और आपको पैसा मिल जाए। या फिर बोला गया T+1 जिस दिन ट्रांजेक्शन हुई उसके नेक्स्ट डेट तक ये सेटल हो जाना चाहिए। चलो सेकेंडरी मार्केट के रिस्पेक्ट में बोला कि इसको आपको सेटल करना है डीवीपी बेसिस पे, मतलब डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। पेमेंट होगी और डिलीवरी हो जाएगी, साइमल्टेनियसली काम चलेगा। डिलीवरी वर्सेस पेमेंट और डीवीपी मींस सेटलमेंट मैकेनिज्म, सेटल ट्रांजैक्शन होगी, उसको सेटल करना है आप, व्हिच स्टिपुलेट्स दैट ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम द बायर ऑफ सिक्योरिटीज इज मेड साइमल्टेनियसली विद द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेलर। आपस में लो पैसा दो और सिक्योरिटीज लो। ओके, लोन्स अगेंस्ट सीडी की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे कोई लोन नहीं मिलता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मना कर रखा है। एक सिक्योरिटी तो है ना, मैंने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट कर दिए, अगर मैं इसके बेसिस पे लोन लेना चाहता हूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला जी नहीं, आप इसके अगेंस्ट लोन नहीं ले सकते। बायबैक की बात करें तो बायबैक के रिस्पेक्ट में भी रूल बना रखा है। अगर किसी बैंक ने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को इश्यू करा तो बायबैक करने पे बोला कि आप 7 डेज के आफ्टर अगर इश्यू हो गया, अच्छा मिनिमम टाइम क्या था सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, 7 डेज से लेके 1 साल तक। आपने अगर इश्यू कर दिया, इश्यू करने के 7 दिन के बाद आप बायबैक कर सकते हैं। बायबैक ऑफ सीडी कैन बी मेड ओनली 7 डेज आफ्टर द इश्यू ऑफ सीडी। ठीक है ना, ये वाली लिमिट्स अलग है। 7 डेज का तो मिनिमम टाइम हो सकता है, 7 डेज का टाइम हो सकता है, उसी के बाद आप बायबैक कर पाएंगे ना। तो यहां पर भी उसी बात को बोला कि एक बार इश्यू हो गया उसके 7 दिन के बाद आप बायबैक कर सकते हैं। ओके जी, द बायबैक ऑफर शैल बी मेड टू ऑल इन्वेस्टर्स इन द पर्टिकुलर सीडी। ऐसा नहीं है कि आप किसी लोगों को बायबैक का टर्म्स अलग दे दें और किन्हीं लोगों को बायबैक के टर्म्स थोड़े से और फेवरेबल या फिर अनफेवरेबल दे दें। तो बोला सबके आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशन पे ही बायबैक होंगे और जो उस समय मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसी पे बायबैक होंगे। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बॉट बैक पार्शियली और इन फुल, जो भी आपने बायबैक किया उसको एक्सटिंग्विश कर देंगे। अगर जिसने भी इशू किया था सिक्योरिटी ऑफ डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को, वो वापस खरीद के बेच नहीं सकता, उसको एक्सटिंग्विश करने पड़ेंगे। अगर बैंक ने एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को बायबैक किया तो उसको फाड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बायबैक किया और फिर बेच दिया पैसे कमाने के लिए। अब इसके बारे में अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो वो प्लेटफॉर्म का नाम है FTRAC। FTRAC तो ये भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर जो क्लियर कॉप डीलिंग सिस्टम इंडिया लिमिटेड है वो इसको चलाने का काम करती है। ओके जी, कब तक आपको रिपोर्ट करना है? जिस दिन आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह होती है उसके 5:30 बजे तक, जो ऑन द डे ऑफ बायबैक है उस दिन आपको रिपोर्ट करना है, अगर जिस दिन भी आपने बायबैक किया। ओके, मार्केट टाइमिंग्स की बात करें तो बिटवीन 9 AM टू 5 PM तक इसकी रिपोर्टिंग वगैरह चलती है। रिपोर्टिंग रीपेमेंट ऑफ सीडी, अगर आपका रीपेमेंट की बात आ गई तो 1 साल तक आपने इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करा है तो इसके बाद आपको कोई ग्रेस डे नहीं दिया जाएगा। जिस दिन इसकी मैच्योरिटी है उसी दिन आपको पेमेंट्स करनी पड़ेगी बैंक्स को। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करेंगे details of primary issuance of certificates of deposit shall be reported by the issuer on the trade repository, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट ट्रेड रिपोर्टिंग एंड कंफर्मेशन प्लेटफॉर्म, जो कि है FTRAC। ये भी कौन मेंटेन करता है? ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्पेसिफिक एक सब्सिडरी है जो कि क्लियर कॉप डीलिंग इंडिया लिमिटेड, वो मेंटेन करती है। इसमें आपको 5:30 बजे तक रिपोर्टिंग करनी है जिस दिन पे आपने इशू करा। इशूइंग के टाइम पे अगर बायबैक करा तभी भी 5:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग करनी कि आपने अगर बायबैक कर लिया तो। सेकेंडरी मार्केट की बात करें, आप ओवर द काउंटर डीलिंग कर रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड को भेज दिया तो आपको जाके बताना पड़ेगा कहां पर, एफ ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे विद इन 15 मिनट्स, हाँ जी मैंने बेच दिया। ओके चलो ओके, अब हमारा आता है अगला इंस्ट्रूमेंट जो कि है कमर्शियल पेपर, साथ ही साथ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। आप जनरली डिवेंचर्स को रिलेट करते हैं कैपिटल मार्केट से, बट ये वाले जो डिवेंचर्स हैं ये 1 साल की मैच्योरिटी तक है। आप सभी पढ़ के आ चुके हैं कि मनी मार्केट के अंदर 1 साल तक की बोरोइंग या फिर लेंडिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पर नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिनकी मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर है। चलो, कमर्शियल पेपर्स की अगर बात करें तो ये इंस्ट्रूमेंट्स स्पेशल अपने आप में इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन को अलाउ करा गया।
अभी जो ऊपर बात चल रही थी वहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू कर रहा था गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल को। ऐसे ही बैंक्स के बारे में काफी ज्यादा इंस्टीट्यूशन थे, बैंक्स को अलाउ करा गया था कि आप मनी मार्केट में पैसे को रेस कर लें। इस वाले इंस्ट्रूमेंट के अंदर कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के अंदर कॉर्पोरेट्स को अलाउ करा गया, अलग अलग पार्टीज को अलाउ करा गया कि आप मनी मार्केट के अंदर पैसे को रेस कर सकते हैं। एक लौता इंस्ट्रूमेंट, एक लौता मतलब दो हो गए ना, कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। हम इसके बारे में पढ़ते हैं ये आपस में कैसे अलग है। कमर्शियल पेपर की बात करें तो ये भी एक अनसिक्योर्ड मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है जो प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में इशू होता है, 1 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। वही नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात करें तो ये एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ये एक सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट डाल रखी है कि यहाँ पर कोई ना कोई सिक्योरिटी अटैच होगी। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विद एन ओरिजिनल और इनिशियल मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर, दोनों के केस में मेच्योरिटी 1 साल से ऊपर की नहीं हो सकती। एलिजिबल इश्यूअर की बात करेंगे, एलिजिबल इश्यूअर में बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बैंक्स को नहीं बोला, सबको अलाउ कर दिया। हाँ जी आप इश्यू करो, कंपनी हो आप इश्यू करो, एनबीएफसी हो आप इश्यू करो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो आप इश्यू करो, इन्विट्स, रीड्स जो आपके इन्वेस्टमेंट के ट्रस्ट है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और एनी बॉडी कॉर्पोरेट, सबको अलाउ करा। जिसको पैसा चाहिए आके लो ना। एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद मिनिमम नेटवर्थ, स्पेसिफिकली बोला। देखो अब थोड़ी सी तो बड़ी एंटिटी होनी चाहिए ना, ऐसा तो नहीं है कि कल उठ के मैं मांग लू पैसा मनी मार्केट पे जाके। तो बोला कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब किसी एक्ट में रजिस्टर्ड है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है। तो बोला कि आपके अगर नेटवर्थ 100 करोड़ है तो आप मनी मार्केट के अंदर इस कमर्शियल पेपर या नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को इशू करके पैसे को रेस कर सकते हैं। अब डिबेंचर्स को इशू करने की पावर सिर्फ कंपनी के पास होती है और किसी के पास नहीं है। तो इस केस में अगर आप कंपनी की फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिर्फ कमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। चलो, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विद मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ प्रोवाइडेड दैट द बॉडी कॉर्पोरेट इज स्टैट्यूटरली परमिटेड टू इंकर डेट और इशू इंस्ट्रूमेंट। उस बॉडी कॉर्पोरेट को उस स्पेसिफिक लॉस में अलाउ कर रखा है कि वो डेट को इशू कर सकता है, डेट को रेज कर सकता है। ओके, एक नोट है साथ में, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप विद मिनिमम नेटवर्थ। एक आपको क्लैरिफिकेशन दी गई, एक्सप्लेनेशन दी गई कि कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी तो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है वो भी एक बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो बोला ये भी पैसे को रेज कर सकता है, बट ये पैसे कैसे रेज करेंगे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से कमर्शियल पेपर इशू करके। तो आंसर है कमर्शियल पेपर्स। तो इनको भी मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट है 100 करोड़ की, ये क्लैरिफिकेशन आपको दी गई। चलो, commercial papers and non-convertible debentures may be issued by the following entities subject to condition of fund-based facility availed, if any, by the issuer from the banks, AIFIs, NBFCs are classified as standard at the time of issue। इसका क्या मतलब है, जब भी आप कोई लोन वगैरह लेते हैं बैंक से, स्पेसिफिकली बैंक या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट कर रहा है, अब जो भी आपने वो लोन लिया है उसको क्लासिफाई करता है वो बैंक कि ये पैसा टाइम से दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर आप टाइम से सारा पैसा रीपे कर रहे हो उस बैंक को तो आपकी फैसिलिटी को बोला जाएगा स्टैंडर्ड है जी, बढ़िया इंसान है, स्टैंडर्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर आप पैसे देने में टाइम लगाते हो, आप टाइम टू टाइम जो पैसे की पेमेंट्स करने की बात है आप नहीं करते, आपने लोन ले रखा है, जो ड्यू डेट थी आपने इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करी या फिर आपने टर्म लोन का जो प्रिंसिपल था उसकी रीपेमेंट नहीं करी, तो आपके अकाउंट को बोला जाएगा ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है, एनपीए क्लासिफाई होता जा रहा है। तो यहां पर बोला गया अगर आपने कोई लोन ले रखा है वो स्टैंडर्ड अगर क्लासिफाइड है, आपने कभी भी डिफॉल्ट नहीं करे, तभी जाके आपको अलाउ करा जाएगा कमर्शियल पेपर एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जिनकी 1 साल तक की मेच्योरिटी है उसको इश्यू करने के लिए। लॉजिक है जी, समझ में आता है। अगर वो पहले ही डिफॉल्ट कर रहा है बैंक के पैसों को तो उनको अलाउ नहीं करा जाएगा कि वो मार्केट से पैसे को रेज कर सके। ओके, एलिजिबल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें तो ऑल रेजिडेंट हम सारे के सारे उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन कमर्शियल पेपर्स एंड नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नॉन रेजिडेंट जो है उनको भी एलिजिबल रखा हुआ है, उसके अंदर आपको फेमा की गाइडलाइंस को मानना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जितना बोल रखा है कितना वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या तरीके हैं, तो उनके प्रोविजंस को मानते हुए आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो हमने ट्रेजरी बिल के बारे में पढ़ा था वहां पर भी नॉन रेजिडेंट जो थे या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया थे या फिर आपके फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर थे, उनको भी फेमा की गाइडलाइन माननी पड़ेगी। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो भी गाइडलाइंस है उनको मान के पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, जनरल गाइडेंस की बात करेंगे
कमर्शियल पेपर और एनसीडी डी मेटेरियलाइज फॉर्म के अंदर ही आप इश्यू कर सकते हैं, जो कि रजिस्टर करेंगे अपने आप को सेबी के साथ। कमर्शियल पेपर्स एंड एनसीडीज ये भी 5 लाख उसके मल्टीपल्स में ही इश्यू हो सकते हैं। टेन्योर क्या रहेगा? तो 7 डेज से लेके 1 साल तक का। टेन्योर ऑफ एनसीडी की बात करें, कमर्शियल पेपर का टेन्योर 7 डेज से लेके 1 साल का रहेगा। वही नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की बात करें, एनसीडीज की बात करें, तो यहाँ पर 90 डेज से लेके 1 साल तक रहेगा। 90 डेज से कम एक नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स को आप इशू नहीं कर सकते। यहाँ पर कोई भी आप ऑप्शन नहीं देंगे कॉल या पुट का इन डिवेंचर्स के ऊपर। ये कॉल या पुट क्या होता है? अगर कॉलेबल डिवेंचर्स की बात करें तो उस केस के अंदर जो कंपनी है वो डिवेंचर्स को वापस मंगवा सकती है, आपको पेमेंट्स करेगी। रिडीम करने का तरीका है, आपको 1 साल के लिए अगर डिवेंचर इशू हुआ, कंपनी ने 6 महीने के बाद ही बोला इनको कॉल कर लो, जी आप वापस करो हमारा डिवेंचर और पैसा पकड़ो। ऐसी पुटेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? उस केस के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप कंपनी को बेच दो, आपकी जब मर्जी है। 1 साल का डिवेंचर है, अगर वो पुटेबल डिवेंचर्स है तो उस केस के अंदर आपको जब पैसे की रिक्वायरमेंट है, 7 महीने हो गए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपने कंपनी को फोन किया, हाँ जी ये जो आपने डिवेंचर इशू किया है ये पुटेबल नेचर का है, आपने पुट का ऑप्शन दे रखा है, तो मैं इसको बेचना चाहता हूं आपको, ये लो पकड़ो अपना डिवेंचर और मेरे को पैसे भेजो। तो बोला इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं परमिटेड है, ना कॉल का ना पुट का। ठीक है। Issuance of CP and CD is not permitted to be underwritten और co-accepted। अंडरराइट की बात करें तो कुछ अंडरराइटर्स होते हैं जो बोलते हैं अगर मार्केट में किसी ने आपकी सिक्योरिटी को सब्सक्राइब नहीं करा तो हम खरीद लेंगे और मार्केट में धीरे धीरे बेचते रहेंगे। तो बोला अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट एनसीडीज एंड सीपीज में नहीं अप्लाई करा जाएगा, ये हम फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करने देंगे। साथ में को एक्सेप्टेंस की बात करें तो को एक्सेप्टेंस बैंक जनरली करते हैं। क्या होता है को एक्सेप्टेंस के अंदर? अगर कोई बिल को एक्सेप्ट करा जा रहा है, अगर मैंने किसी के बिल को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ जी यार तू मेरे को 3 महीने में पैसा देगा, मैंने कहा हाँ जी ठीक है 3 महीने में पैसा आपको मिल जाएंगे, तो मैंने बोला मेरे को भरोसा नहीं 3 महीने में पैसा देगा, तो इसको को एक्सेप्ट करा एक बैंक के पास जाके। तो अगर बैंक को एक्सेप्ट करता है, वो कहता है हाँ जी ये बंदा 3 महीने में पैसा दे देगा, अगर ये नहीं देता तो मैं बैठो इसको मैंने को एक्सेप्ट, 2 बंदों ने एक्सेप्ट किया ना, एक पार्टी ने और दूसरा बैंक ने भी, तो बोला इसको भी को एक्सेप्ट करने की फैसिलिटी एक एनसीडी या फिर कमर्शियल पेपर को प्रोवाइड नहीं करेगा कोई भी इंस्टीट्यूशन। ओके। द प्राइमरी इशुएंस ऑफ सीपीज एंड एनसीडीज इंक्लूडिंग बोथ पेमेंट ऑफ फंड, ये सारी की सारी सेटलमेंट कितना टाइम में हो जाएंगी? T+4 दिन के अंदर ये सेटलमेंट्स हो जाएंगी। सीपीज एनसीडीज इशू हो जाएंगे एंड पैसे का ट्रांसफर हो जाएगा T+4 डेज के अंदर अंदर, याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला कि जो पैसा इन्वेस्ट करा जा रहा है तो हम यहाँ पे एक लिमिट लगा रहे हैं, जो भी कमर्शियल पेपर का इशू आया या फिर एनसीडीज का इशू आया, यहाँ पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाय इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूड करते हुए 25% से ज्यादा नहीं हो सकती। टोटल सब्सक्रिप्शन बाय ऑल इंडिविजुअल्स, जो भी इशू का साइज आया उसमें ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इन प्राइमरी इशुएंस, पहली बार इशू है कंपनी के पास पैसा जा रहा है, उसके अंदर 25% से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, 25% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। कौन? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। चलो ये भी इसलिए डाला जाता है क्योंकि जनरली बोला जाता है कॉर्पोरेट्स अगर इन्वॉल्व होंगे, बड़ी बड़ी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी तो उनका डिलीजेंस वाला पार्ट बेटर होता है। वही अगर आप इंडिविजुअल्स अप्लाई करेंगे तो वो उतना डिलीजेंस नहीं कर पाते, वो छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इसलिए लिमिट लगा देगी 25% तक की सारे इंडिविजुअल्स के लिए। ओके। डिस्काउंट कूपन रेट, तो यहाँ पर कमर्शियल पेपर को बोला ये इशू इसी फॉर्म में होगा, डिस्काउंट पे इशू होगा एंड फेस वैल्यू पे रिडीम होगा। फॉर एग्जांपल 98 का इशू होगा और 100 पे रिडीम हो जाएगा, फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएगा। एनसीडीज के बारे में बोला कि आपको अलग अलग हम ऑप्शन दे रहे हैं, एनसीडीज इशू हो सकते हैं डिस्काउंट टू फेस वैल्यू के ऊपर या फिर फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट कूपन के ऊपर। आगे की जो बात है वो आप मुझे बताएंगे। अगर फ्लोटिंग रेट कूपन है तो उसका ध्यान कौन रखेगा? तो उसके बारे में जो फ्लोटिंग रेट को बेंचमार्क को यूज करा जाएगा वो पब्लिश करा जाएगा एक फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा या फिर अप्रूव करा जाएगा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए, पहले भी तो ऐसे ही बात पढ़ के आए हैं। ओके। एंड यूज की अगर बात करें तो एंड यूज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉर्पोरेट्स वगैरह पैसे को रेज कर रहे हैं, आपको बोल रहे हैं जी हम पैसे को, अगर जनरली बात करें जो 1 साल तक का पैसे को रेज करा जाता है तो वो पैसे को रेज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, पैसा तो वापस करना है ना आपको 1 साल के अंदर अंदर। तो यहाँ पर जो पैसा रेज करा जाता है वो जनरली स्टॉक खरीदने के लिए या फिर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए पैसा बोरो करा जाता है।
तो यहाँ पर एंड यूज के बारे में बोला, हम एंड यूज का ध्यान भी रखवाएंगे और आपको स्पेसिफिक पर्पस बता रहे हैं आप किस किस लिए इस पैसे को यूज कर सकते हैं, किस पर्पस के लिए। तो एंड यूज के बारे में बोला, फंड रेज थ्रू सीपीज एंड एनसीडीज शैल ऑर्डिनरली बी यूज्ड टू फाइनेंस करंट एसेट्स एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लॉजिक समझ में आना चाहिए। अगर आप इस पैसे से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो उसको आप एक साल में रियलाइज नहीं कर पाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स को अगर आपको फंड करना है तो जनरली आपको कैपिटल मार्केट से पैसे को रेस करना पड़ता है, इक्विटी शेयर इश्यू करते हैं, डिबेंचर जो लॉन्ग टर्म के आप उनको इश्यू करते हैं। तो यहाँ पर एंड यूज बोला कि सीपीज एंड एनसीडीज का रहेगा करंट एसेट्स को परचेज करने के लिए, फॉर एग्जांपल स्टॉक वगैरह परचेज करने के लिए, या फिर आपके ऑपरेशन एक्सपेंस के लिए, सैलरीज वगैरह पेमेंट करने के लिए। The end use of fund raised through CP and NCD shall be disclosed in the offer document. आप पैसे को रेज कर रहे हैं, बताएंगे क्या पर्पस है आपका। ओके, द इशूअर शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट ऑफ सीईओ, जो आपका सीईओ या फिर सीएफओ है वो डिस्क्लोज करेगा कि कहां पे पैसे का रिक्वायरमेंट, कहां पे यूज करा जा रहा है। द सर्टिफिकेट शैल प्रोवाइड टू द आईपीए, ये एक इशूइंग एंड पेइंग एजेंट होता है जो आपके पैसे को पे करने का ध्यान रखेगा। हाँ जी, आपकी पेमेंट्स ड्यू डेट वगैरह आ गई है तो आपको पेमेंट करने का, इसके थ्रू रूट कर जाते हैं पेमेंट आईपीए के द्वारा। इसको भी अपॉइंट करना पड़ता है आपका सीपीएस एनसीडी जो इशू कर रहा है। तो बोल रहे विद इन 3 मंथ ऑफ इशू ऑफ सीपी एंड एनसीडी ये एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई हमने पैसे को कहां पे यूज कर रखा है। चलो, ये सर्टिफिकेट कौन साइन करेगा, सीईओ या फिर सीएफओ। ओके, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट की बात करें तो मींस अ बैंक, इस ये एक बैंक ही फंक्शन कर सकता है इशूइंग एंड पेइंग एजेंट का। ये क्या करेगा, दैट डिलीवर्स सीपी टू द इन्वेस्टर। मैंने सीपीज में अगर इन्वेस्टमेंट करा तो इशूइंग एंड पेइंग एजेंट मेरे को सीपीज देगा और ध्यान रखेगा जी मैच्योरिटी वगैरह हो रही है तो उसमें मेरे को फंड्स को प्रोवाइड करने का काम, जब मैच्योरिटी है तो ये इशूइंग एंड पेइंग एजेंट ही देगा मेरे को। ये इशूइंग एंड पेइंग एजेंट उस एंटिटी से पैसे को लेगा और ये मेरे को दे देगा अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो। ओके भाई, अगर एनसीडीज की बात करें तो वहां पर डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करना पड़ता है। इसके बारे में हम कैपिटल मार्केट्स में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, रेटिंग रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। देखो, यहाँ पर कॉर्पोरेट्स वगैरह को अलाउ कर दिया गया कि आप पैसे को रेस करें मनी मार्केट के अंदर, तो यहाँ पर एक रेटिंग की रिक्वायरमेंट भी डाली गई। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट से पैसे को रेस करने वाले हैं उसको एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जिसको सेबी रेगुलेट करता है उनसे रेट करवा लें। अब जो रेटिंग स्केल है सेबी का, उसके अंदर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज को भी रेट करा जाता है और शॉर्ट टर्म की सिक्योरिटीज को भी रेट करा जाता है। अगर लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटीज के रेटिंग स्केल की बात करें तो वहां पर जो रेटिंग स्केल है वो ऐसा है, ट्रिपल बी माइनस, ट्रिपल बी प्लस, डबल बी, बी ए, ऐसा वैसा कुछ होता है। वही अगर हम उसकी बात करें शॉर्ट टर्म वाले इंस्ट्रूमेंट्स की तो वहां पर जो रेटिंग स्केल है वो है A1, A2, A3 ऐसे। तो रेटिंग रिक्वायरमेंट के अंदर बोला कि उन्हीं हम सीपीज या एनसीडीज को इश्यू करने का अलाउ करेंगे जिनकी रेटिंग A3 के सिंबल या उससे बेटर आ रही होगी। ठीक है ना, इश्यूएंस और सीपी की A3 से कम रेटिंग नहीं होनी चाहिए। द मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायरमेंट असाइंड बाय अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज फॉर द इश्यूएंस ऑफ CPs and NCDs shall be A3 as per the rating symbol and definition of SEBI। ठीक है जी, तो A1, A2, A3 ये शॉर्ट टर्म वाली जो सिक्योरिटीज है, मनी मार्केट की जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके रिस्पेक्ट में रेटिंग स्केल को बनाया गया। ओके, सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो यहाँ पर भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पर आप ओवर द काउंटर मार्केट, एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म या फिर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पेज की डीलिंग कर सकते हैं। सेटलमेंट की बात करें तो T+0 या मैक्सिमम T+1 में कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो ओटीसी मार्केट है, ऑल ओटीसी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजेक्शन इन सीपी, वो सेटल करी जाएंगी डीवीपी बेसिस पे। आपकी जो भी डिलीवरी है, पेमेंट है, ये साइमल्टेनियसली होगी। ओके, साथ में अगर ओटीसी ट्रांजेक्शन है एनसीडीज के बारे में तो इसको आप बायलेटरली सेटल कर सकते हैं। मतलब हम दोनों मिलकर सेटल, अगर मैं किसी इंसान को बेच रहा हूं तो मैं उसके साथ बायलेटरली एग्रीमेंट करके सेटलमेंट कर लूंगा, और ऑन डीवीपी बेसिस कि डिलीवरी करो पेमेंट करो साथ साथ हो, जो कि एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू होगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज के थ्रू होगा जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी। ओके, बायबैक की बात करें तो यहां पर भी सेम रिक्वायरमेंट है। जब बायबैक ऑफ सीपीज कैन बी मेड ओनली आफ्टर 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। अगर एनसीडीज की बात करें तो वो 90 days आफ्टर द इशू हो सकती है। आपने इशू करा उसके 90 days के बाद आप उसको बायबैक कर सकते हैं, जो कि उसके हम टेन्योर में भी पढ़कर आए थे। बायबैक ऑफर शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय ऑल इन्वेस्टर्स इन अ पर्टिकुलर ऑफ अ पर्टिकुलर इशू ऑन आइडेंटिकल टर्म्स एंड कंडीशन। जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए डिफरेंट नहीं, एक ही आपके टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे। उनके पास ये पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं बायबैक को।
एक्सेप्ट या वो रिजेक्ट करने की पावर है इन्वेस्टर्स के पास। ओके, बायबैक जो भी होगा वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पे होगा। द इश्यूअर ऑफ सीपी एंड एनसीडी, इसमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इशूइंग एंड पेइंग एजेंट को अगर बायबैक हो रहा है ऑन द डेट ऑफ बायबैक। आईपीए को बताएंगे हाँ जी हम बायबैक कर रहे हैं, और पैसा फिर आईपीए इशूइंग एंड पेइंग एजेंट को देंगे, और वो इशूइंग एंड पेइंग एजेंट इन्वेस्टर को पैसा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, द पेमेंट ऑफ बायबैक ऑफ सीपी एनसीडी बाय द इशूअर शैल बी रूटेड थ्रू आईपीए इशूइंग एंड पेइंग एजेंट। कमर्शियल पेपर एंड एनसीडीज बॉट बैक पार्शियली और फुल्ली शैल बी एक्सटिंग्विश्ड। उसके बाद उससे वापस आप मार्केट में सेल नहीं कर सकते, जो भी आपने बायबैक किया उसको वहां पे खत्म करना पड़ेगा। रीपेमेंट्स ऑफ सीपीज एंड एनसीडी, अब यहाँ पर भी ग्रेस पीरियड कोई भी प्रोवाइड नहीं करा गया। जब आपकी मैच्योरिटी का दिन आएगा उस दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसमें भी स्पेसिफिकली जब आपको पेमेंट्स करनी है उसके बारे में टाइम बता दिया गया कि मैच्योरिटी का दिन है, आप इशूइंग एंड पेइंग एजेंट को 3 बजे तक पैसा पहुंचा दो। The issuer shall make the funds for redemption available to the IPA by 3 PM on the date of redemption। फिर IPA आगे जाके इन्वेस्टर्स को पैसा बांट देगा। ओके, कूपन पेमेंट्स वगैरह हर एक चीज रूट करी जाएगी थ्रू इशूइंग एंड पेइंग एजेंट्स के द्वारा। ओके, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट की बात करें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके अंदर भी FTRSC प्लेटफॉर्म का यूज करा जाता है। तो यहाँ पर जब भी आपका इशू हो रहा है या फिर रिडेम्पशन हो रहा है वो 5:30 के टाइम तक 5:30 PM तक रिपोर्ट कर देना चाहिए। सेकेंडरी मार्केट में आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें विद इन 15 मिनट जब आपने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करी वो FTRSC प्लेटफॉर्म पे आप रिपोर्ट कर देंगे। ओके, बायबैक का भी सेम है कि बायबैक जिस दिन हुआ उसके उसी दिन 5:30 बजे तक आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी है। कोई डिफॉल्ट्स वगैरह होते हैं तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है एफ ट्रैक के प्लेटफॉर्म पे जिस दिन डिफॉल्ट हुआ उस दिन 5:30 बजे तक। ठीक है जी, तो आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे समाप्त होते हैं। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एक हमने पढ़ा कमर्शियल पेपर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के बारे में जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक है। एक हमने पढ़ा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स के बारे में जो बैंक्स इशू करते हैं। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी जो स्पेसिफिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के शॉर्ट टर्म की बोरोइंग एंड लेंडिंग के लिए बनाया गया। एक हमने पढ़ा ट्रेजरी बिल एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स के बारे में। आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में सिर्फ यही इंपॉर्टेंट है, यही मनी मार्केट है पूरा का पूरा। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है जिसको हम सेपरेट सेशन के अंदर समझेंगे कि रिटर्न्स वगैरह कैसे कंप्यूट करे जाते हैं एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के। तो इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।